Hello students, this side Anuvrat. I'll be your subject teacher of history and political science, and I'm going to tell you about history and political science, that why these subjects are beneficial for you and why you have to opt these subject in humanities stream, as well as why you opt humanities. Okay, so this particular introductory lecture will be in particular bilingual language, because I know some of you can understand English as well as Hindi. सो कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छे तरीके से आपको समझाने की क्या है। लेकिन शुरुआत से पहले हम एक एक करके चीज़ों को उठाएंगे। तो सबसे पहले हम उठाते हैं हिस्ट्री को। हिस्ट्री क्यों बेनिफिशियल है हमारे लिए, और ऐसे कौन से करियर ऑप्शंस हैं, मुकाम है जो हिस्ट्री हमें खोल देगी। इसके अलावा 11th बेसिस पे जब हम 11th क्लास में आएंगे 10th के बाद, जितना आपने सोशल स्टडीज़ में हिस्ट्री पढ़ा, एक तरीके से उसी का रिपीटेशन होगा, बट इन अ एलेबोरेटेड मैनर। तो 11th क्लास में 11th ह्यूमैनिटीज़ में जो हिस्ट्री का बुक है, उस बुक का नाम है थीम्स इन वर्ल्ड हिस्ट्री। ओके, तो एक तरीके से विश्व का इतिहास, कि पूरी दुनिया का इतिहास क्या रहा है। और ये शुरुआत कैसे होती है इसकी, इंसान कैसे पैदा होता है, कैसे कैसे इंसान में एवोल्यूशन होता है, ठीक है ना, कि मैन कैसे एवोल्यूशन के तहत पूरी तरीके से मॉडर्न ह्यूमन बीइंग तक आता है, कैसे एक एप से ह्यूमन में फॉर्म होता है। यहाँ से शुरू करेंगे और लास्ट हम चलेंगे पार्ट 2 मॉडर्नाइजेशन, कि आज हमारे पास कार्स हैं जो एक वक्त पहले हमने इन्वेंशन ऑफ व्हील हुआ था, उस समय को लेके आज के समय में करीबन ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और बहुत एक लंबा टाइम पीरियड बीत गया। मैंने टाइमलाइंस भी लिख दी हैं। तो सीधा पॉइंट पे आते हैं, अपना पूरा का पूरा एक सिलेबस को यहाँ डिस्कस कर लेते हैं, और आगे जाके जैसे ही ये लेक्चर सीरीज़ खत्म होगी तो मैं आपको करियर ऑप्शंस बताऊंगा कि कितना ज़रूरी है हिस्ट्री और पॉल साइंस को अपने पास रखना, ये कहाँ कहाँ आपको मतलब कि मदद करेगा। Okay then, so we are going to discuss history first. So I'm taking the syllabus first. Okay, the book name is Themes in World History, but I have written down as World History. The time period from where we start the history is 6 MYA, 6 million year ago, and to 1 BCE means 1 before Christ era, 1 century before Christ era, जीसस के जन्म से 100 साल पहले। ठीक है जी। तो सबसे पहले जो हिस्ट्री की बुक अगर हम उठाएंगे, तो सबसे पहले जो यूनिट का नाम है उसका नाम है अर्ली सोसाइटीज़, कि अर्ली सोसाइटीज़ कैसे थी, अर्ली सोसाइटीज़ कैसे बसी। इंसान पहले जंगलों में रहता था, फिर धीरे धीरे उसने शहर बसाए, कैसे क्या होता गया। तो हम बिगनिंग ऑफ टाइम शुरू करेंगे, कि पहले इंसान गुफाओं में रहता था, गुफाओं से निकला, फिर उसने हंटर और गैदरर टाइप उसने ज़िंदगी जी, फिर धीरे धीरे उसने अनाज उपजाया, और धीरे धीरे एक सिविलाइज्ड मैनर में वो आता चले गया। बोलना नहीं आता था, लिखना नहीं आता था, ठीक है जी। और जैसे ही हम इस बिगनिंग ऑफ टाइम को थोड़ा सा करेंगे, आगे निकलेंगे, तो सेकंड चैप्टर उसी वक्त आ जाता है राइटिंग एंड सिटी लाइफ, कि अब इंसान के पास राइटिंग की ताकत आ गई, यानी अब वो लिखना सीख गया। अगर लिख सकता है तो इसका मतलब पढ़ भी सकता है। और सिटी लाइफ, की अब उसने जो शहर बसाए, जो सिविलाइजेशंस बसाए, सबसे पुराने शहर हमारे अभी तक अगर देखते हैं तो बहुत ओल्डेस्ट हैं, वो मेसोपोटामिया एंड हड़प्पा इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो इन लोगों के पास बहुत कुछ इन्होंने मतलब कि हासिल किया, एक सिविलाइजेशन पूरा का पूरा बना दिया। कई बार ऐसा लगता है जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं कि एकदम से ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये कोई बून हुआ, कोई आशीर्वाद दिया किसी ने। बट ये मज़ा तभी है जब इसको पूरा पढ़ेंगे, ऐसा कैसे हो जाता है एकदम से। ठीक है जी। सेकंड यूनिट पे आएंगे। सेकंड यूनिट है आपका एम्पायर्स, यानी बड़े बड़े साम्राज्य जब बसने शुरू होते हैं। आदमी सिविलाइज हो गया, आदमी के पास खाने को हो गया, आदमी ने उतना अन्न उपजा लिया कि अब वो 2-3 साल का अपना रिजर्व में खाना रख सकता है, और 3 साल आराम से और चीज़ों में वो अपना टाइम दे सकता है। तो एम्पायर्स बचाए, साम्राज्य बसाए, यानी आसपास के छोटे छोटे एरिया को जीत के एक बड़ा साम्राज्य बनाना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट है एम्पायर अक्रॉस द 3 कॉन्टिनेंट्स। हमारे साथ 3 कॉन्टिनेंट्स लगेंगे, एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका, जिसको हम इन 3 में इस पहले चैप्टर, इसमें थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे एम्पायर्स के तहत, यूनिट एम्पायर्स के तहत। टाइम पीरियड है 100 BCE से लेके 1300 CE, यानी जीसस क्राइस्ट की 100 सेंचुरी से पहले, जीसस क्राइस्ट के जन्म से 100 साल पहले से लेके 1300 CE कॉमन ईरा, 1300 ईस्वी तक। ठीक है जी। और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जब इतना पढ़ लेंगे तो हमें पता लगेगा अब सेंट्रल इस्लामिक लैंड्स आ जाते हैं। अब इस्लाम आ जाता है 741 AD में, और पूरी तरीके से एक बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्लामिक रेवोल्यूशन उठता है और पूरे लैंड को कॉन्कर कर लेता है। तो एक तरीके से
सेंट्रल एशिया, थोड़ा पार्ट अफ्रीका का, एक तरीके से पूरा इस्लाम के अंडर आ जाता है। और फिर नीचे थोड़ा और चलेंगे, फिर आते हैं नोमैडिक एम्पायर्स। आपको जान के हैरत होगी, ये नोमैडिक एम्पायर यूरोपियन एम्पायर्स को भी कहा जाता है कि ये लोग खाना बदोश एम्पायर में रहते थे, कभी इधर कभी उधर। ठीक है, इनमें एक आप पढ़ेंगे, इसमें डार्क एजेस आती हैं, ये उस वक्त की बात हो रही है, बिल्कुल डार्क एजेस, कुछ भी वहाँ पे डेवलप नहीं था। नोमैडिक, गोट हर्डर्स, खाना बदोश, बंजारे, इस तरह के लोग थे। ठीक है जी। अब आते हैं हम तीसरे यूनिट पे, चेंजिंग ट्रेडिशन। ये आपको दिख रहा होगा, चेंजिंग ट्रेडिशन। अब चेंजिंग ट्रेडिशन होता है कि अब इंसान बस भी गया, साम्राज्य बन गए। पहले किंग होता था और उसके नीचे प्रजा होती थी। अब किस तरीके से मैटर आया, जब रिलीजन आ गया तो रिलीजन के 3 ऑर्डर्स आए। ये जो 3 ऑर्डर्स लिखा हुआ है, ये वाला चैप्टर, इसके अंदर हम 3 लोगों को डिस्कस करेंगे, क्लर्जी, लॉर्ड्स एंड सर्व्स। क्लर्जी मीन्स जो मुल्ला मौलवी पादरी पंडित्स जो प्रीस्ट होते थे वो, ठीक है जी, क्लर्जी। लॉर्ड्स जो मालिक होते थे, राजा होते थे, क्षत्रिय होते थे। और सर्व्स, सर्व्स होते थे जो इन दोनों को सर्व करते थे, इनका काम करते थे, सेवा करते थे। तो 3 ऑर्डर्स इसका जिक्र है। ये टाइम पीरियड चलेगा 1300 CE कॉमन ईरन से लेके 1700 CE से, 1300 ईस्वी से लेके 1700 ईस्वी तक। आफ्टर दैट वी मूव ऑन टू चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस। जब चेंजिंग कल्चरल ट्रेडिशंस क्या चीज़ है कि यूरोप के लोग एशिया में आते हैं, एशिया के लोग यूरोप में जाते हैं, अफ्रीका के लोग एशिया में आते हैं, इस तरीके से आदान प्रदान चलता है तीनों ट्रेडिशंस के बीच में, तीनों कल्चर्स के बीच में। और जब कल्चर आपस में मिलते हैं तो उसमें कल्चरल ट्रेडिशन क्या क्या हो जाता है, कितना जोरदार होता है। जैसे अगर मैं एक शब्द बोलूँ रात, कि आज रात हो रही है, रात हिंदी वर्ड नहीं है, रात पर्सियन वर्ड है, फारसी शब्द है, तो कल्चरल ट्रेडिशन है। तो एक दूसरे के कल्चर्स हम अडॉप्ट करते हैं, ये उसका जिक्र करता है ये चैप्टर। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, कॉन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स। कॉन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स जैसा कि शब्द ही बता रहा है, कॉन्फ्रंटेशन। कॉन्फ्रंटेशन मीन्स कि कल्चर्स के बीच में जद्दोजहद हो जाती है, यानी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। ठीक है, क्रूसेडर्स आते हैं इस दौरान 13 से लेके 1700। ये एंडिंग पीरियड है वैसे क्रूसेडर्स का। क्रूसेडर्स 10th CE में आ जाते हैं, लेकिन ये एंडिंग पीरियड है। क्रिश्चियंस मुस्लिम से लड़ते हैं, कुछ कल्चर्स आपस में भिड़ जाते हैं। आज भी आप देखते हो कि कुछ ट्राइब्स आपस में भिड़ जाती हैं, लड़ जाती हैं। इस तरीके से कल्चर्स का एक कॉन्फ्रंटेशन दिखा है कि कोई कल्चर कैसे दूसरे कल्चर से भिड़ता है। जैसे शिया सुन्नी, 2 अलग अलग हैं, इस्लाम के मुस्लिम हैं, दोनों एक ही किताब कुरान पढ़ते हैं, लेकिन कल्चरल थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट है, तो दोनों ही कॉन्फ्रंटेशन में पढ़ते हैं, यानी लड़ते हैं। देन वी मूव टूवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन। यहाँ हिस्ट्री थोड़ा सा ख़त्म हो जाता है। ये 4 यूनिट हैं इसमें 3 चैप्टर हैं। सबसे पहले चलेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये तो आपने पढ़ा होगा, अभी तक आप 10th में आ गए तो पीछे पढ़ा हुआ है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अंग्रेज़ों के पास सबसे पहले इंग्लैंड में मॉडर्नाइजेशन आती है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा बताऊँगा, ये पढ़ा हुआ है आपने और थोड़ा आपको याद भी होगा। टाइम पीरियड हम बात करें 1700 CE से 2000 CE, 1700 ईस्वी से लेकर 2000 ईस्वी तक। ठीक है, दैन सेकेंड डिस्प्लेसिंग इंडिजीनियस पीपल। यूरोपियंस आते हैं, इंडिया पे राज करते हैं, अफ्रीका पे राज करते हैं, तो यहाँ से स्लेव्स उठा के दूसरी जगह पे भेज देते हैं। ठीक है जी, तो एक दूसरे की डिस्प्लेसिंग होती है इंडिजीनियस पीपल की, जो जहाँ के बाशिंदों ने वहाँ से उठा के दूसरी जगह रख दिया, दूसरी जगह वालों को यहाँ रख दिया, इस तरीके से। और थर्ड लास्ट चैप्टर है पार्ट 2 मॉडर्नाइजेशन। पार्ट 2 मॉडर्नाइजेशन में एक मतलब इसका समझाने का ये है कि एक ऐसा रास्ता खोज लिया इंसानों ने कि वो मॉडर्नाइज है। अब हमें चटनी बनाने के लिए सिलबट्टा यूज़ नहीं करना पड़ता, वी आर हैविंग अ मिक्सर ग्राइंडर्स, और उससे हम बहुत आसानी से अपना पूरा का पूरा ग्रेवी करी कुछ भी उसमें हम पीस सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो एक पार्ट हो गया, हमने अपनी लाइफ को थोड़ा और लग्जरियस और आरामदेह बना लिया, थोड़ा आराम से रेस्ट वाला लाइफ बना लिया। ठीक है जी, ये हिस्ट्री का पूरा सिलेबस आपका ख़त्म। छोटा सा एक इंट्रोडक्टरी है, पूरा मानव इतिहास कि इंसान पैदा होता है, आदमी पैदा होता है, द मैन हैड बीन बॉर्न एंड फ्रॉम दैट प्लेस टू द एंड ऑफ द ईरा, पार्ट 2 मॉडर्नाइजेशन तक। जिसने कभी पहिए का इन्वेंशन किया, पहिए का आविष्कार किया, आज वो उस 4 पहिए की गाड़ी पर आराम से मर्सिडीज चलाता है। इसका पूरा जिक्र है इस हिस्ट्री में। अपने आप में ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज़ है ये वर्ल्ड हिस्ट्री। आप शुक्र मनाएं कि हमें NCERT ने ये दी है पढ़ने के लिए। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको होगा जब आप फॉरेन सर्विसेज के लिए अप्लाई करेंगे, या फिर UN के कुछ पेपर्स होते हैं, यूनाइटेड नेशंस के YPP कहते हैं, यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम्स होते हैं, उसमें बड़ा हेल्प करेगा। ठीक है जी। और इसके साथ साथ अगर आप किसी एम्बेसी में काम करना चाहेंगे,
एज अ पॉलिटिकल एजेंट, तो उसमें तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा ये चैप्टर। ठीक है, ये अभी मैं आपको बताऊँगा कौन कौन से करियर ऑप्शंस खुलते हैं, नए सुनने करियर ऑप्शंस आपको नए नए सुनने को मिलेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं सीधा सिलेबस, चलते हैं पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस पे। ठीक है जी, इस पॉलिटिकल साइंस में 2 बुक हैं। पहली बुक का नाम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, मैंने लिख दिया है, आप देखते रहिएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, और दूसरी का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी। ओके, तो पॉलिटिकल साइंस तो आप समझते हैं, इसको वो पॉलिटिक्स मत समझिएगा जो हम रोज़ बिहेवियर में लाते हैं, या पॉलिटिक्स खेल गया है, तो नो, दैट इज़ नॉट पॉलिटिक्स, दैट इज़ बिहेवियरल साइंस, हिंदी में कहें तो व्यवहारिक कुशलता। पॉलिटिकल साइंस इज राजनीति शास्त्र। ओके, वी कम टू नो अबाउट वेरियस रूल्स एंड रेगुलेशंस इन पॉलिटिक्स। ओके, तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम, सबसे पहले पहली जो बुक है, जो फर्स्ट बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसको देखते हैं, और उसके तहत कौन कौन से चैप्टर्स आते हैं और उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं आपको थोड़ा बहुत इंट्रो दे रहा हूँ। ज़रा ध्यान से रखिएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ेदार चैप्टर्स हैं। पूरा का पूरा एक स्केलेटन, हिंदी में कहूँ तो ढांचा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहला जो चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ, ये कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्या है, इस संविधान की ज़रूरत क्या है, इस रूल्स एंड रेगुलेशन जो बने हैं उसकी ज़रूरत क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा खुद से, और हाउ अगर है तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करें। आज कोरोना की वजह से हम सब अपने घर में बैठे हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स लेने पड़ रहे हैं, हम बाहर क्यों नहीं निकल सकते। कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ पावर्स दी हैं कि जिसके तहत हमें चलना पड़ता है। पुलिस ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक बुक है आईपीसी, इंडियन पीनल कोड कहते हैं, उसके अंदर 144 करके एक सेक्शन है जिसमें कर्फ्यू लागू हो जाता है। तो इस तरह के हालात बने हुए हैं। ठीक है जी, क्यों है, किस लिए, हमारी खुद की सेफ्टी के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन हमें सोशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत रहने की जिम्मेदारी देता है। ठीक है जी, पहला। दूसरे चैप्टर पे आएंगे राइट्स, हमारे अधिकार। राइट्स क्या है, राइट टू लाइफ, राइट टू इक्वलिटी। ठीक है जी, बहुत सारे राइट्स हैं, बहुत सारे तो नहीं है खैर राइट्स, 6 फंडामेंटल राइट्स से पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन इन्हीं 6 फंडामेंटल राइट्स के अंदर इनका मतलब कि सब पॉइंट्स में और राइट्स हैं, तो पढ़ेंगे इसको भी। राइट्स बहुत ज़रूरी हैं। फंडामेंटल राइट्स याद रखिएगा हमने कहाँ से लिया है, बताना मेरे को कमेंट्स में अगर पता लग जाए तो। खैर थर्ड पे आएंगे इलेक्शन प्रोसेस। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा। जहाँ राजा ही नहीं वहाँ पे क्या आप कुछ कर लोगे, जहाँ आपका कोई लीडर ही नहीं है। तो हमने अपना सिस्टम कैसे बनाया, हमारा डेमोक्रेटिक सिस्टम है। हमें लीड करने के लिए हमें पीएम चाहिए और सबसे ऊपर हमें प्रेसिडेंट चाहिए, और वो कैसे चुने जाते हैं, वो इलेक्शन सिस्टम के थ्रू चुने जाते हैं। तो इसमें पूरा का पूरा जिक्र है कि इलेक्शन होते कैसे हैं, इलेक्शन का सिस्टम क्या है, इलेक्शन होने क्यों ज़रूरी है। ठीक है, एडल्ट फ्रेंचाइज क्या है, क्या चीज़ें हैं ये, इसके बारे में पूरा का पूरा जिक्र है। इलेक्शन कैसे होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज कैसे बनती हैं, एमएलएस कौन होते हैं, एमपीस कौन होते हैं, सब कुछ। ठीक है जी, एक तरीके से समझें तो ये जो बुक है आपको सीधा उन चीज़ों से जोड़ती है जो पावर पॉलिटिक्स में खेलते हैं, यानी कि जो नेता हमारे खेलते हैं, लीडर जो खेलते हैं ऊपर, बिल्कुल उनको उनकी चीज़ें, उनकी बातें आपको समझ में आने लग जाएंगी एक बार ये चीज़ें समझ जाएंगे तो। नेक्स्ट पे चलते हैं, फोर्थ है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, जो लेजिस्लेचर के द्वारा दिए गए निर्णयों को इम्प्लीमेंट करते हैं, यानी उनके द्वारा जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं उनको इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारा प्राइम मिनिस्टर भी एग्जीक्यूटिव है। हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट्स में जो आईएएस, आईपीएस, आईएफएस लगते हैं, दे आर ऑल्सो एग्जीक्यूटिव्स। वो इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ है कि जो रूल बने हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन ये लोग करते हैं। तो एग्जीक्यूटिव की अपनी जिम्मेदारी है। ठीक है, फिफ्थ आता है आपका लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर होता है जैसे आपके स्टेट में होती है विधानसभा, जिसको हम लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, और सेंटर में होती है राज्यसभा एंड लोकसभा। ओके, तो ये लेजिस्लेचर का पार्ट है, पार्लियामेंट आपके एक तरीके से समझ लें। इसमें हर कोई इंसान आके बैठता है, हर कोई तो नहीं, मतलब लोगों के द्वारा चुने हुए लोग आके बैठते हैं और वो रूल्स बनाते हैं, रेगुलेशंस लेते हैं, डिस्कशंस करते हैं, और उनके द्वारा बनाए गए रूल्स को लागू कौन करता है, एग्जीक्यूटिव्स। ध्यान रखिएगा, मिलते जुलते चैप्टर्स हैं। सिक्स्थ पे आएंगे, सिक्स्थ है आपका जुडिशरी। जुडिशरी का अपना तरीका है, ये चेक एंड बैलेंस को बहुत ध्यान से रखती है। ये कभी भी, कभी एग्जीक्यूटिव, कभी लेजिस्लेचर अपनी पावर का गलत फ़ायदा उठाते हैं, तो जुडिशरी वहीं उसको रोक देती है। ठीक है, जुडिशरी की पावर बहुत ज़्यादा होती है हमारे में, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, ये तीनों के पास पावर बराबर है, कोई किसी से ऊपर नहीं, कोई किसी से नीचे नहीं। और बड़ा मज़ा आएगा जुडिशरी को पढ़ने में कि एक दूसरे के साथ ये कैसे लड़ते हैं और कैसे इनके मतलब कि रिजल्ट्स निकलते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। सेवन्थ इज़ नोन एज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म सिंपल है, इसको हम, अगर कोई मेरे से पूछे फेडरलिज्म क्या होता है, तो सर फेडरलिज्म सेंटर और स्टेट का रिलेशन होता है, यानी सेंटर और स्टेट के बीच में जो पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है,
how the power distributed, how state will play its role, and how center will play its role. Okay, and how particular section of a powerful people in a particular state as well as in center play its role. For an example, there are 3 लिस्ट इन इस फेडरलिज्म के अंदर 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट एंड सेंट्रल लिस्ट। इसको हम दूसरे शब्दों में कहते हैं यूनियन लिस्ट। तो इसके बारे में जिक्र है इसमें कि भाई हर किसी का अपना अपना पावर का पैमाना है, हर कोई अपनी पावर के तहत ही काम करता है, ऊपर नीचे नहीं करता। ठीक है जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट से घबराइएगा नहीं। लोकल गवर्नमेंट का मतलब है जैसे हमारे पंचायत होते हैं गांव में, जैसे हम अगर मैं दिल्ली चले जाऊं तो दिल्ली में एमसीडी होता है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, वो भी लोकल है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होती है वो। ऐसे ही आपके गांव में पंचायत्स होती हैं, वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है। इस तरह की हम बात लोकल गवर्नमेंट में करेंगे कि लोकल गवर्नमेंट के। 9th पॉइंट पे आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन एज ए लिविंग डॉक्यूमेंट। हम कॉन्स्टिट्यूशन को एक जीवंत दस्तावेज मानते हैं, यानी एक उसको जिंदा चीज़ मानते हैं। ऐसा क्यों है, इसके बारे में आपको बिल्कुल डिस्कस नहीं करूँगा, ये तो आप जब क्लास में बैठेंगे तब बताऊँगा ऐसा हम क्यों मानते हैं। ये अपने आप में एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है, हैरत वाली, कि ऐसा क्यों है कि इसको हम जिंदा मानते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है जी, खैर 10th पे आएंगे तो फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे दर्शन शास्त्र क्या है, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। हम 10th वाले पॉइंट में ये 10th चैप्टर में ये डिस्कस करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन का दर्शन क्या है, तो कॉन्स्टिट्यूशन चाहता क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या अचीव करना चाहता है। ठीक है, एक तरीके से आप ये समझ लीजिए पॉलिटिकल साइंस की ये जो बुक है कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क, ये आपको सीधा देश में हो रहे उथल पुथल वाले जो माहौल बन रहे हैं, कौन सा कानून कहाँ लगता है, क्यों लगता है, कहाँ से कौन पावर पॉलिटिक्स करता है, लेजिस्लेचर क्या काम करता है, एग्जीक्यूटिव कैसे उसको काउंटर करता है, जुडिशरी कैसे बीच में दखलंदाजी करती है, कैसे कौन क्या प्ले करता है, ये पूरा का पूरा एक तरीके से आप ये समझ लीजिए इंडिया की आप बिल्कुल बैकबोन पकड़ लेंगे, रीढ़ की हड्डी को पकड़ लेंगे इंडिया की। अगर ये बुक आप पढ़ते हैं तो आपको हर चीज़ समझ में आने लग जाएंगी जो आपके आसपास सराउंडिंग्स में चीज़ें होने लग रही हैं। ठीक है, अब हम इसकी सेकंड बुक पे चलते हैं जिसका नाम है पॉलिटिकल थ्योरी। तो पॉलिटिकल थ्योरी में सबसे पहला जो चैप्टर हुआ है इंट्रोडक्शन, कि पॉलिटिकल थ्योरी है क्या चीज़, ये राजनीतिक सिद्धांत है क्या चीज़, क्यों पढ़ रहे हैं हम, क्या बात है। इसके लिए बस एक छोटी सी कहानी है कि जब इंसान डेवलप हो जाता है, जब उसके पास इतना खाना हो जाता है कि वो दूसरी चीज़ों पे ध्यान दे सके, उसके पास खाने पीने को खूब हो गया, अब दूसरी चीज़ों पे ध्यान दे सकता है, तो कुछ चीज़ों पे एकदम इंसान को सिविलाइज बनाने के लिए और इंसान के अपलिफ्टमेंट के लिए, ह्यूमन के अपलिफ्टमेंट के लिए वो कई काम करता है कि इस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन बनने चाहिए कि हम सबका उद्धार हो जाए। तो ये कहानी है पॉलिटिकल थ्योरी की। ये जो भी आपको मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क बताया, ये तो बिल्कुल सामने का आईना है, एकदम शीशा है आपके सामने की, आपको उसमें शक्ल दिख रही है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क। लेकिन शीशे में शक्ल क्यों दिख रही है, वो ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं है शीशा। खिड़की के शीशे ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन जिस शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं या अपना फेस देखते हैं वो ट्रांसपेरेंट नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके पीछे मसाला लगा होता है। तो वो जो मसाला है वो ये है, कॉन्स्टिट्यूशन नेटवर्क आपका फ्रंटल है, उसके पीछे जो बैकबोन है, ये सब कहाँ से आया है, कौन पढ़ता है, कैसे सोचा है इन्होंने, किस तरीके से बनेगा दुनिया में सिस्टम, वो पॉलिटिकल थ्योरी ने बताया है। अब यहाँ पे भी फ्रीडम आ जाता है। फ्रीडम क्यों ज़रूरी है, आज़ादी क्या है, ये फ्रीडम नाम की चीज़ कहाँ से आई। भाई फ्रीडम, मैं तो फ्री होना चाहता हूँ, बल्कि हम कई राजे महाराजाओं के अंडर हम रहे तो हम फ्री नहीं थे, हम तब भी खाना खा रहे थे, अब भी खाना खा रहे हैं। तो फ्रीडम का एकदम फिलॉसफी क्या है, फ्रीडम का सिद्धांत क्या है, फ्रीडम चीज़ क्या है, हमें ये पता थी पॉलिटिकल थ्योरी। इसके अंदर हम थोड़ा स्कॉलस्टिक वे में डिस्कस करेंगे, जब एरिस्टोटल, प्लेटो ये सब कुछ डिस्कस करते थे। नेक्स्ट पॉइंट पे आएंगे हम, इक्वलिटी। वही सिस्टम है, बराबरी क्यों, राजा और रंज में बराबरी क्यों नहीं, पीएम एक नॉर्मल रिक्शे वाले के साथ बराबर क्यों नहीं, और एक रिक्शे वाला एक लेडी के साथ बराबर क्यों नहीं। इस तरह की इक्वलिटी की कई हम डिस्कशंस पढ़ेंगे, क्या हुआ क्या नहीं था। ठीक है, 4th पॉइंट पे आएंगे, सोशल जस्टिस। ये लिखा हुआ सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस क्यों ज़रूरी है, समाज में जस्टिस क्यों ज़रूरी है। जस्टिस को ये मत समझिएगा जो कि भाई मिलॉर्ड ये गुनहगार है, ये मर्डरर है तो उसको सज़ा दे दी तो जस्टिस हो गया। नहीं, जस्टिस ये तो है ही। जस्टिस के अलावा ये है, अगर कोई भूखा है और सोसाइटी उसको खाना मुहैया नहीं करा रखी, अगर सोसाइटी उसको खाना नहीं दे पा रही है तो इनजस्टिस है उस बच्चे के साथ। ठीक है जी, तो वो भी जस्टिस के एक श्रेणी में आ जाता है, एक लिस्ट में आ जाता है। तो सोशल जस्टिस हम पूरा पढ़ेंगे, सामाजिक न्याय क्या होना चाहिए। ठीक है नहीं। 5th, राइट्स। ये वो राइट्स नहीं है जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन वर्क में पढ़े। अब राइट्स की हम हिस्ट्री पढ़ेंगे। राइट्स सबसे पहले कहाँ से आते हैं, सबसे पहले अधिकारों की बात कौन करता है दुनिया में कि राइट्स होने चाहिए, किसी को ऐसे नहीं मार देना चाहिए, कोई कुछ नहीं,
हमारे पास देखो आज जिनेवा कन्वेंशन राइट्स हैं, अलग अलग किस्म के राइट्स हैं, क्यों हैं, किस लिए हैं, इन राइट्स का होना क्यों ज़रूरी है, ये पढ़ेंगे। और बड़ा मज़ेदार चैप्टर है, कोई इसमें दोराहे नहीं। 6 पे आएंगे सिटीजनशिप। ये सिटीजनशिप का फंडा क्या है? पहले जब हमारे पास इंडिया में जब ये अंग्रेज़ नहीं आए थे और इससे पहले का जो माहौल था, हम एक देश से दूसरे देश घूम सकते थे, कोई बाउंड्री लाइन का इतना ज़ोरदार काम नहीं था। एकदम से सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट आ गया। ऐसा क्यों? इसके पीछे मतलब कि ऑब्जेक्टिव क्या है कि सिटीजनशिप, हर कोई अपनी सिटीजनशिप लेके बैठेगा। एक धरती तो बनाने वाले ने एक बनाई, तो सबकी बराबर है धरती, तो इन लोगों ने सिटीजनशिप करके नेशनलिटी अलग कर दी, ऐसा क्यों? नेक्स्ट पे हम आएंगे, समझ में आ गया सिटीजनशिप। तो नेक्स्ट पे आएंगे हम 7 नेशनलिज्म। नेशनलिज्म तो इस मज़ेदार चीज़ है, क्योंकि इस वक्त अगर इसको डिस्कस करेंगे तो माहौल ऐसा है, इफ़ समवन से एनीथिंग बैड अबाउट गवर्नमेंट ही इज़ गोइंग एंटी नेशनल। आजकल जो डिस्कशन चलता है कि गवर्नमेंट के खिलाफ जो बोले वो एंटी नेशनल, ठीक है। तो नेशनलिज्म क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? क्या इंसान को ब्लाइंड नेशनलिस्ट होना चाहिए या इंसान को पॉजिटिव नेशनलिस्ट होना चाहिए? इसके बारे में पढ़ेंगे कि राष्ट्रवाद नाम की चीज़ क्या है, नेशनलिज्म क्या है, पेट्रियोटिज्म क्या है इसके अंदर, ठीक है। इस चीज़ों को हम पढ़ेंगे इसमें 7th में। 8th में आएंगे सेकुलरिज्म, हिंदी में कहूँ तो धर्मनिरपेक्षता, ठीक है जी। अगर आपने प्रियम्बल पढ़ा है कभी, संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया solemnly resolve to constitute India in secular, social एंड सॉवरन स्टेट। तो सेकुलर सबसे पहला वर्ड आ जाए। सेकुलर मीन्स धर्मनिरपेक्षता, ठीक है, कि यहाँ पे हर धर्म संप्रदाय का इंसान बराबर है। अभी तक आप यही समझे, इसका मतलब और भी कुछ होता है, बाकी इन पर्सन लेक्चर में मैं ज़रूर बताऊँगा क्या मतलब होता है, लेकिन एक मोटे मोटे तौर पर बताऊँ तो धर्मनिरपेक्षता, कि हर कोई धर्म दूसरे धर्म से ऊपर नहीं है, और स्टेट धर्म के नाम पे आपके साथ किसी भी तरीके का मतभेद या भेदभाव नहीं करेगी, सेकुलरिज्म। 9th में हम आते हैं पीस। पीस किस लिए ज़रूरी है? शांति। हम घर में बैठे शांति से बैठे हैं, कोई हमें मार थोड़ी रहा है, हम नीचे खेलने जाते शांति से खेलते हैं, कोई कुछ कह थोड़ी रहा है। ये पीस नाम की चीज़ क्या है? पीस के नाम पे अमेरिका अफ़गानिस्तान पे अटैक कर देता है, या पीस के नाम पे अमेरिका इराक पे कर देता है, और इराक और अफ़गानिस्तान दोनों भी लड़ जाते हैं पीस के नाम पे कि शांति स्थापित करने के लिए लड़ रहे हैं। ये शांति की चिड़िया है क्या, एंड हाउ वी आर गोइंग टू काउंटर इट, ठीक है जी। और 10th है सिंपल सोबर सा, 10th के साथ एक बुक खत्म होती है, डेवलपमेंट, कि अब आगे क्या। ये सब तो हमने कर लिया, एक अचीवमेंट तो हमने ले ली, सारी चीज़ें हमने बना ली, अब आगे क्या? डेवलपमेंट। और कैसे करेंगे, इंसान के उद्धार कैसे करेंगे, और हाउ ह्यूमन विल बिकम मोर अपलिफ्टेड। यहाँ पे स्ट्रेटजीज बता रखी हैं डेवलपमेंट वाले चैप्टर में, कैसे ऊपर उठेगा, ठीक है जी। खैर ये छोटा सा एक इंट्रोडक्शन था आपके मतलब कि सब्जेक्ट का, कि भाई दोनों सब्जेक्ट्स क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे हैं, इनके बीच में क्या है। मतलब आप ये समझ लीजिए, देश के साथ जुड़ जाएंगे और पूरा का पूरा इंसानों को समझ जाएंगे। एक ह्यूमन टेंडेंसी, बिहेवियरल साइंस आपको आ जाएगा, व्यवहारिक कुशलता, लोगों से बात करने के लिए आपके पास बहुत सारे टॉपिक्स होंगे, ठीक है। हमारे देश को लीड करते हैं पॉलिटिशियंस, तो सबसे भयंकर सब्जेक्ट है पॉलिटिशियन बनने के लिए। सबसे पहला करियर ऑप्शन मैंने लिखा नहीं है, लेकिन पॉलिटिशियन बनने के लिए सबसे पहला करियर ऑप्शन है। अगर ये चीज़ें आपको बाय हार्ट याद होती हैं, अगर दिल से याद होती हैं, तो यकीन मानिए स्काई इज़ द लिमिट, कोई आपको पीछे नहीं, मतलब कि सबको पछाड़ दोगे इन शॉर्ट। ये कहूँ तो नेक्स्ट, अब इसमें करियर ऑप्शंस की बात कर लेते हैं कि करियर ऑप्शंस क्या क्या हैं, और मैं आपको थोड़ा सैलरी स्ट्रक्चर भी इनका बता देता हूँ, ठीक है ना, कि आप 11th में ऑप्ट करेंगे तो जैसे ही आप 11th से निकलेंगे तो आपको क्या क्या फ़ायदे हो जाएंगे इसमें। तो स्टडी ऑप्शन भी चलेंगे। सबसे पहले तो ले लीजिए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ठीक है। जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में पॉलिटिकल बीट रिपोर्टर्स होते हैं, ठीक है, एंकर्स होते हैं जिनकी मेरे ख्याल से सालाना इनकम ही 54 करोड़ रुपीज़ है, मतलब एनुअल इनकम, जो बहुत है। जैसे राजदीप सरदेसाई, अर्नब गोस्वामी, रवीश कुमार, कई बहुत बड़े बड़े एंकर हुए जो जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन से, और ये मैक्सिमम एंकर्स, मैक्सिमम ये पॉलिटिकल साइंस से रिलेट करते हैं एज अ सब्जेक्ट। इन्होंने अपनी BA पॉल साइंस ऑनर्स में की, MA पॉल साइंस में किया, और ऐसा कहा जाता है कि इनके पास सेकेंडरी एंड अपने हायर सेकेंडरीज़ में भी ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट रहे। सेकंड, इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट में कोई भी एंटर कर सकता है, लेकिन अगर आप अपनी एंट्री लेते हैं इवेंट मैनेजमेंट तो आपको काफ़ी कुछ पता लग जाएगा। आपके पास इतना नॉलेज होगा हिस्ट्री का, पॉलिटिक्स का, कि आप थीम मैनेजमेंट कर सकते हैं। भाई कोई आपके पास आता है, भाई एक अच्छा सा थीम दो हमें, हमारा जो फंक्शन हो इस तरह, तो आप क्या दोगे? आपने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा हुआ है, ग्रीक थीम दे दो इनको, रोमन ग्रीक थीम दे दो, रोमन ग्रीक थीम दे दो, फिर हमें थोड़ा ना पर्शियन, ठीक है पर्शियन थीम दे दो। तो इवेंट मैनेजमेंट में आपकी नॉलेज बहुत आएगी, और इवेंट मैनेजमेंट तो स्काई इज़ द लिमिट, बहुत पैसा बनता है,
ठीक है। थर्ड आता है रिटेल एंड फैशन मर्चेंडाइज। अब ये बड़ा अटपटा सा है, लोग कहेंगे कि भाई ये कैसे आ गया इसमें। तो ऐसा है कि आप अगर किसी बड़ी कंपनी, फॉर एन एग्जांपल लेते हैं, जैसे रिलायंस के अंदर आप एज अ एग्जीक्यूटिव हेड लग जाएं, तो वो आपके पास डिग्री देखेगा दैट यू शुड हैव अ डिग्री इन एम इन पॉलिटिकल साइंस, एम इन सोशियोलॉजी और एम इन फिलोसफी। क्यों? क्योंकि ये डिग्रीज़ वो हैं, ये स्कूल के लेवल से जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आप लोगों के बीच में बैठ के लोगों का मन पढ़ना जानेंगे, भाई यहाँ के लोग इस तरह का सिस्टम ज़्यादा पसंद करते हैं, तो यहाँ पे इस तरह की चीज़ ज़्यादा सेल आउट होगी। तो एक तरीके से आप एडवाइज़र के तौर पे काम करेंगे इन कंपनीज में। बड़ा जोरदार पर स्केल होता है इसमें भी, कोई कम नहीं। ठीक है जी, ये ज़रा ध्यान रखिएगा इसमें। इसमें जो सबसे बड़े हस्ती हैं वो हैं साइरस मिस्त्री। ठीक है जी, रतन टाटा के बाद जिन्होंने टाटा कंपनी संभाली उनका नाम है साइरस मिस्त्री, वो हैं इनमें। फोर्थ, रिसर्च में आप जा सकते हैं, यानी जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो आप आगे भी रिसर्च कर सकते हैं, आप अपने थ्योरम्स निकाल सकते हैं कि सोसाइटी किस तरह से फॉर्म होनी चाहिए, और प्रोफेसर बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। बहुत प्रोफेसर का सैलरी जोरदार है, ठीक है, और इतना वर्कलोड भी नहीं होता, रिसर्च ज़रूर होती है, अगर दिल से करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे। फिफ्थ, एज़ यूजुअल टीचिंग है, सबसे प्यारा ऑप्शन है। टीचिंग बना ही ह्यूमैनिटीज़ वालों के लिए, ऐसा मेरा मानना है, क्योंकि जितने भी स्कॉलर्स रहे हैं जिनकी वजह से आज हम अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, फॉर एन एग्जांपल बायोलॉजी को उठाते हैं, बायोलॉजी का फादर ही एरिस्टोटल है, और एरिस्टोटल को हम पढ़ते ही पॉलिटिकल साइंस में, एंड एरिस्टोटल वाज आल्सो द फादर ऑफ डेमोक्रेसी। फिलॉसफी के फादर प्लेटो हैं, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम हमसे ही निकला है, वी आर द मदर ऑफ ऑल इन्वेंशंस, जनक हम है, ये ध्यान रखिएगा। तो टीचिंग का छोटा प्रोफेशन नहीं है, टीचिंग को बहुत बड़ा प्रोफेशन समझिएगा, बहुत इम्पैक्ट होता है टीचिंग का। सिक्स्थ, एज यूजुअल बहुत अच्छा है, सिविल सर्विसेज, IAS IPS, इसके बारे में मैं नहीं बताऊँगा, इसके बारे में आप खुद ही जानते होंगे। सेवन्थ, ओरेटरशिप। ओरेटरशिप होता है किसी भी चीज़ में ओरेट कर देना, अच्छी अच्छी चीज़ें आप एकदम से लोगों के सामने बता देना और लोगों को इम्प्रेशन में कर देना कि हाँ जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। ये लीडरशिप स्किल्स में आती है, पॉलिटिक्स में बहुत यूज़ आती है। बड़े अच्छे, जिसको हिंदी में हम कहते हैं ना भाई स्पोक्स पर्सन ये है, स्पोक्स पर्सन कह लीजिए या फिर प्रवक्ता कह लीजिए, भाई ये हमारे पार्टी के स्पोक्स पर्सन है। अब PM मोदी तो आके बीजेपी में नहीं बोलते, कोई दूसरा स्पोक्स पर्सन आके बोलता है। ओरेटरशिप, इनका भी सैलरी स्ट्रक्चर अच्छा होता है, पॉलिटिकल पार्टीज़ काफ़ी देते हैं। एट्थ है कंटेंट राइटर्स, काफ़ी मैगजीन्स पेपर्स आपको हायर कर लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास इतना कंटेंट होगा, आप खुद ही थक जाओगे यार इतना कंटेंट मैं कहाँ से लिखता चलो। नाइन्थ, पॉलिटिकल सिनेरियो एनालिस्ट। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं ये इलेक्शन से पहले पॉलिटिकल सिनेरियो एनालिस्टों को अपने पास रखती हैं, ताकि लोगों के बीच में जाके पता कर पाएँ कि भाई लोगों का रुझान किस तरफ है, लोगों का मन किस तरफ है, बीजेपी की तरफ, कांग्रेस की तरफ या कम्युनिस्ट की तरफ। इस तरह से इन लोगों का ज़्यादातर जो डिग्री होता है वो पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री में ही होता है, ठीक है ना जी। तो ज़रा ये ध्यान रखिएगा। तो ये भी बड़ी ज़ोरदार पोस्ट है और इसमें बड़े एक्सपीरियंस लोग जाते हैं और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, और अच्छी यूनिवर्सिटीज़ तभी आप हासिल कर पाएंगे जब आप 11th में ह्यूमैनिटीज़ लेते हुए ज़ोरदार मेहनत करेंगे और 12th के बाद सीधा फ्लाइंग कलर से निकलेंगे, और हाथों हाथ ले लिए जाते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज लेते हैं और पैसा खूब देते हैं। 10th, लॉ कर सकते हैं, बहुत इतना नॉलेज हो जाएगा, हर चीज़ में आप काउंटर कर सकते हैं किसी भी बात को। और 11th है थियोलॉजी। थियोलॉजी इज़ नोन एज स्टडी ऑफ गॉड। वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो आप स्टडी ऑफ गॉड भी थोड़ा बहुत सीख लेंगे, गॉड का इम्पैक्ट क्या हुआ ह्यूमन सिविलाइजेशन पे, ये गॉड का जो कंसेप्ट है इससे क्या होता है। थियोलॉजी इंडिया में सिर्फ मुंबई में पढ़ाई जाती है और कहीं इसका कोर्स नहीं है। और 12th में जो सबसे एकदम वाइब्रेंट ऑप्शन है, इंटरनेशनल सिविल सर्वेंट, यूनाइटेड नेशंस YPP, यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम्स। इंडिया से सिर्फ 14 लोग चुने जाते हैं, दे आर ओनली 14 पीपल, ठीक है, जो सिलेक्ट होते हैं इंडिया से। इसके लिए कॉम्पीट करें, और इसके लिए रिक्वायरमेंट ही आपकी BA पॉल साइंस है, और किसी को नहीं लेते ये, ना कॉमर्स को ना साइंस वालों को, सिर्फ पॉलिटिकल साइंस वालों को लेते हैं और हिस्ट्री वालों को लेते हैं। ये देख लीजिएगा, इसके बारे में सर्च कीजिएगा, पता लग जाएगा। खैर काफ़ी लंबा लेक्चर हुआ, सिर्फ इतना कहूँगा, जहाँ जाएंगे ह्यूमैनिटीज़ के 2 सब्जेक्ट आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। कोई भी पेपर देंगे गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ भी, ये सब्जेक्ट्स आपको चाहिए तो चाहिए, या तो अभी पढ़ लें और आगे थोड़ा मतलब कि शांति से रहेंगे, थोड़ा आराम मिलेगा, नहीं तो उस वक्त पढ़ेंगे तो परेशान ज़्यादा होंगे। सिंपल सोबर सा फंडा है, इंडियन आर्मी का स्लोगन है, द मोर यू स्वेट इन प्रैक्टिस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। ओके जी, तो इस कोटेशन से एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, थैंक यू।